हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 10 जून 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो ली गई है वो है चक्रवातों का जल्द पता लगाने को खोजा गया नया तरीका। अब सबसे पहले आपको चक्रवात के बारे में पता होना चाहिए कि चक्रवात होता क्या है, तब ये न्यूज़ आपको समझ में आएगी। तो देखिए, कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। जब वायुमंडलीय दबाव पड़ता है तो उसके जो आसपास गर्म हवाएं चलती हैं उसी को चक्रवात कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ये घड़ी होती है, घड़ी की सुई की दिशा में चलती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को हरिकेन या फिर टाइफून कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें चक्रवात के नाम से जाना जाता है और उत्तरी गोलार्ध में हरिकेन या टाइफून नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और हमेशा ये घड़ी की दिशा में चलता है। चक्रवात का जल्द पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका खोजा है। इसमें समुद्र की सतह पर सैटेलाइट द्वारा पता लगाने से पहले वातावरण में पूर्व चक्रवाती भंवरों की शुरुआत, पहचान और उसके विकास पर नजर रखी जाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने बुधवार को यह जानकारी दी है। चक्रवातों के बारे में जल्द जानकारी जुटाने के लिए अभी रिमोट सेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये रिमोट सेंसिंग तकनीक क्या है? रिमोट सेंसिंग तकनीक दूरस्थ स्थानों पर रिकॉर्डिंग या अवलोकन कर वस्तुओं या घटनाओं की गतिविधियों को संदर्भित करता है। रिमोट सेंसिंग से जो सेंसर वस्तुओं या घटनाओं के साथ सीधे संपर्क में आए बिना ही उसे पहचान लेता है। इसे ही हम रिमोट सेंसिंग तकनीक कहते हैं। इस तकनीक के जरिए चक्रवात का पता तभी लग पाता है जब समुद्र की गर्म सतहों पर निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में अच्छी तरह चिन्हित करने में सक्षम चक्रवात विकसित हो जाता है। पहले तो ये पता किया जाता है कि चक्रवात कहाँ पर उठा है और उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। विज्ञानियों ने इस तरीके की खोज के लिए उत्तर हिंद महासागर में विकसित हुए मानसून बाद के 4 बड़े चक्रवात, फेलिन जो 2013 में आया, वर्दा 2013 में, गाजा 2018 में, माडी 2013 में और 2 मानसून पूर्व चक्रवातों मोरा 2017 और आइला 2009 का अध्ययन किया। यह शोध हाल ही में एटमॉस्फेरिक रिसर्च जर्नल में प्रकाशित भी हुआ है। आईआईटी खड़गपुर की जिया अल्बर्ट, विष्णुप्रिया साहू और प्रसाद के भास्करन समेत शोध टीम के सदस्यों ने पाया कि यह तरीका मानसून पूर्व और मानसून बाद के मौसमों में विकसित होने वाले चक्रवातों की उत्पत्ति के बारे में न्यूनतम 4 दिनों का पूर्वानुमान लगाने में मदद कर सकता है। चक्रवात की ऊपरी वायुमंडलीय उत्पत्ति ऊपरी वायुमंडलीय की सतहों पर होती है और मानसून बाद के मामलों की अपेक्षा मानसून पूर्व के मामलों में इनका पता जल्द लगाया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर आ चुकी है, आपको पता है, और अब तीसरी लहर की संभावना सरकार द्वारा भी जताई जा रही है। और ये जो तीसरी लहर है, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली जो पीढ़ी है वो बच्चों को बताया जा रहा है। तो कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर में बच्चे भले ही अपेक्षाकृत महफूज रहे हों, वायरस के स्वरूप में तेजी से हो रहे बदलाव को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें उन्हें तीसरी लहर से बचाने की तैयारियों में जुट गई है। एक और केंद्र सरकार जहां बच्चों के लिए वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है, तो वहीं राज्य सरकारें बच्चों के लिए विशेष कोविड वार्ड को प्राथमिकता के आधार पर तैयार कर रही हैं। हालांकि विशेषज्ञ तीसरी लहर में बच्चों के ज़्यादा प्रभावित नहीं होने का दावा कर रहे हैं। फिर भी सरकार इसमें तैयारियां कर रही है, जैसे ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, बेडों की व्यवस्था की जा रही है, पर्याप्त दवाओं का स्टॉक किया जा रहा है। तो ये सब बातें जो सरकार तैयार कर रही है वो भी देखना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि वैक्सीन पेटेंट में छूट पर डब्ल्यूटीओ में भारत को पहली कामयाबी। देखिए, वैश्विक स्तर पर वैक्सीन का उत्पादन शुरू कराने को लेकर भारत की कोशिशें अब कामयाबी की ओर बढ़ रही हैं। विश्व व्यापार संगठन की ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स काउंसिल की 2 दिनों से चल रही बैठक में भारत को पहली कामयाबी मिली है। वैक्सीन की बौद्धिक संपदा अधिकार में छूट देने पर रजामंदी बनती दिखी है और सभी सदस्य बिना किसी विरोध के अगली वार्ता के लिए राजी हो गए हैं। तो यूरोपीय यूनियन समेत किसी भी देश ने इस मामले में भारत के प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर नहीं करी है। ट्रिप्स काउंसिल की तरफ से इस मामले में अगली बैठक 17 जून को बुलाई गई है।
तो इसमें आपको जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि डब्ल्यू के बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ग्रुप बनाया गया था, GATT यानी कि गेट के स्थान पर ही 95 में WTO बना दिया गया। और इस समय जो इसके अध्यक्ष हैं वो नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री निगोजी ओकोइना इवेला इसके अध्यक्ष हैं। और WTO में वर्तमान में 164 देश हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत इसका सदस्य कब बना था? भारत इसका सदस्य द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1947 के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही 1947 में गेट का सदस्य बन गया था, जो बाद में WTO में परिवर्तित हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है कि शोध के क्षेत्र में IISc बेंगलोर दुनिया का शीर्ष संस्था। दुनिया में भारतीय ज्ञान और विज्ञान का डंका फिर बजा है। क्वाकवारेली साइमंड्स यानी कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शोध के क्षेत्र में भारतीय विज्ञान संस्था यानी कि IISc बेंगलुरु को दुनिया भर में पहला स्थान हासिल हुआ है। इस क्षेत्र में IIT गुवाहाटी ने भी 41वें स्थान के साथ अपनी मजबूत जगह बनाई है। वहीं ओवरऑल रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष के 200 संस्थानों में 3 भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों ने जगह बनाई है। इसमें IIT बॉम्बे 177वें स्थान पर है और IIT दिल्ली 185वें स्थान पर है और IISc 186वें स्थान पर है। दुनिया भर के उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रदर्शन को सालाना आंकने वाली लंदन स्थित QS एजेंसी ने बुधवार को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की है। इसमें दुनिया के शीर्ष 10,000 में से इस बार 22 भारतीय संस्थानों ने जगह बनाई है। 2021 में 21 संस्थानों ने जगह बनाई थी। हालांकि इस बार IIT बॉम्बे की रैंकिंग में गिरावट आई है, लेकिन पिछले साल इसकी रैंकिंग थी वो 172 थी और इस वर्ष इसकी रैंकिंग 177 है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि रूस में बढ़े मामले, चीन में नई पाबंदियां। कोरोना बढ़ रहा है इसलिए ये न्यूज़ भी लेना इंपॉर्टेंट है। विदेशों में बढ़ रहा है तो जैसे कि सेकेंड जो वेव थी वो ब्रिटेन से इंडिया में आई मानी जा रही है और ब्रिटेन ने ये माना था कि सेकेंड वेव ब्राज़ील से उनके देश में आई है। तो मतलब सबसे पहले ये माना जाता है कि ब्राज़ील में आई थी, ब्राज़ील के बाद ब्रिटेन में आई और ब्रिटेन से भारत में आई, क्योंकि दूसरी लहर में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित देश था वो ब्रिटेन के बाद भारत था। रूस में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। चीन के ग्वांगझोउ में मनोरंजन के सभी स्थल बंद कर दिए गए हैं। रूस में आमतौर पर कोरोना संक्रमण के मामले हर रोज 7,000 के आसपास निकल रहे हैं। मार्च के बाद 24 घंटे में इन मामलों की संख्या 10,000 से ज्यादा हो गई है। यहाँ कुल संक्रमण के मामलों की संख्या 51 लाख को पार कर गई है। मरने वालों की संख्या भी बढ़ी है। राजधानी मॉस्को में प्रतिबंध कड़े कर दिए गए हैं। चीन के ग्वांगझोउ शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण सिनेमा, थिएटर, नाइट क्लब और सभी इंडोर मनोरंजन स्थल बंद कर दिए गए हैं। ग्वांगझोउ के आसपास के क्षेत्रों में भी प्रतिबंध कड़े कर दिए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सिर्फ भारत में ही हम स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के प्रति उदार हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट एक मामले में मध्य प्रदेश के 2 कारोबारियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सिर्फ भारत में ही हम स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के प्रति उदार हैं। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस MR शाह की अवकाशकालीन पीठ मध्य प्रदेश में नीमच के प्रवार गोयल और विनीत गोयल की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इसमें इंदौर स्थित मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के 12 मार्च के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें आरोप को गंभीर बताते हुए दोनों की अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। अधिवक्ता पुनीत जैन ने अदालत को बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के अपराध में प्रावधान जमानती है और इसलिए उन्हें मुवक्किल अग्रिम जमानत के हकदार हैं। इस पर पीठ ने कहा कि सिर्फ भारत में ही हम स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के प्रति उदार हैं। श्रीमान जैन, जवाब दीजिए, क्या आप इस मिलावटी गेहूं को खाएंगे? तो ये एक काफ़ी टिप्पणी करी गई थी। आरोपितों पर धोखाधड़ी के अलावा IPC की धारा 272 यानी कि बिक्री के लिए रखे खाद्य
या पेय पदार्थ में मिलावट और धारा 273 हानिकारक खाद्य या पेय पदार्थों की बिक्री के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। इनमें अधिकतम 6 महीने के कारावास या अधिकतम 1,000 रुपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। नेक्स्ट न्यूज है कि 5 लाख लोगों को लगाया गया 150 करोड़ का चूना। देखिए ये न्यूज इसलिए ली गई है कि शायद आप भी ये ऐप ना इस्तेमाल करते हो। कोरोना काल में चीन के ठगों ने लाखों भारतीयों को अपना शिकार बना लिया है। फर्जी चाइनीज ऐप पावर बैंक और इजी प्लान के जरिए न केवल देश भर में लाखों लोगों का डाटा चुराया गया, बल्कि रकम दोगुनी करने का झांसा देकर 5 लाख से अधिक लोगों से 150 करोड़ रुपए ठग लिए गए। इन ऐप से देश भर के 50 लाख लोग जुड़े हुए हैं और सारी ठगी महज 2 माह में कर ली गई। मतलब काफी अच्छी स्कीम बनाई गई थी। एक दिन पहले मंगलवार को उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने पावर बैंक ऐप के ही जरिए धोखाधड़ी से नोएडा से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने इंटरनेट मीडिया पर ठगी के शिकार लोगों की शिकायतों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इससे जुड़े 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। निर्यात भर रहा इकोनॉमी में दम, ये बिजनेस पेज की न्यूज है कि अर्थव्यवस्था की रिकवरी में निर्यात का समर्थन लगातार जारी है। इस वर्ष मई में वस्तुओं के निर्यात में पिछले वर्ष मई के मुकाबले 67.39% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर जून के पहले सप्ताह के आंकड़ों को संकेत माने तो निर्यात में बढ़ोतरी की यह संभावना अभी अगले कुछ समय तक लगातार बनती दिख रही है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों में कहा गया है कि इस वर्ष जून के शुरुआती सप्ताह यानी कि 1 से 7 जून में वस्तुओं के निर्यात में पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 52.39% बढ़ोतरी हुई है। वहीं जून 2019 के प्रथम सप्ताह के मुकाबले यह वृद्धि 53.41% है। नेक्स्ट न्यूज है कि एफटीए बुरा नहीं, स्पर्धी बने कंपनियां, ये बोला है नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने। तो नीति आयोग के सीईओ जो अमिताभ कांत हैं, उन्होंने मुक्त व्यापार समझौता यानी कि एफटीए की खुलकर वकालत की है। एक कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शिरकत करते हुए कांत ने कहा कि अगर भारत खुद को मुक्त व्यापार समझौते से अलग रखता है तो वह एक बड़े मौके को गवा देगा। एफटीए के बाद भारतीय बाजार में उन देशों से आयातित उत्पादों की बाढ़ आ जाएगी, यह सही नजरिया नहीं है। उन्होंने भारतीय कंपनियों से भी कहा है कि वे संरक्षणवादी नजरिया रखने के बजाय खुद को दुनिया भर के बाजारों के लिए स्पर्धी बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। तो सबसे पहले एफटीए के बारे में आपको जानना जरूरी है। एफटीए होता क्या है, ये किस तरीके से कार्य करता है। एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, विश्व के 2 राष्ट्रों के बीच व्यापार को और उदार बनाने के लिए मुक्त व्यापार समझौता किया जाता है। इसके तहत एक दूसरे के यहां से आयात निर्यात होने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क, सब्सिडी, नियामक कानून, ड्यूटी, कोटा और कर को सरल बनाया जाता है। इस संधि से 2 देशों में उत्पाद लागत बाकी के देशों की तुलना में काफी संतुलित होता है। जैसे भारत का अपने पड़ोसी देश चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, सबके साथ एफटीए होता है। इसमें क्या किया जाता है कि अगर हम किसी वस्तु का निर्यात करते हैं या उस देश से किसी वस्तु का आयात करते हैं तो उसमें जो टैक्स होते हैं वो काफ़ी सरल बनाए जाते हैं, पेपर वर्क कम किया जाता है। सब देशों के साथ ये नहीं होता है। एफटीए सब देशों के साथ लागू नहीं होता है। जिन देशों से अच्छे संबंध होते हैं या उनसे व्यापार मजबूत करना होता है, वहाँ भारतीय बाजारों को संभावनाएं दिखती हैं तो सरकार उस पर निर्णय लेता है। या फिर किसी वस्तु की भारत में ज़्यादा ज़रूरत है तो उस वस्तु को लेकर भारत में एफटीए लागू किया जाता है उस देश के साथ। नेक्स्ट न्यूज़ है, तेज टीकाकरण और हर्ड इम्यूनिटी से ही होगी आर्थिक रिकवरी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आर्थिक रिकवरी का दारोमदार अब पूरी तरह से टीकाकरण पर निर्भर करता है। टीकाकरण की बदौलत हर्ड इम्यूनिटी हासिल होगी और यह तभी संभव है जब देश की 70 से 80% आबादी को इस वर्ष सितंबर तक टीका लग जाए। इतनी आबादी को टीका लगाने के लिए लगभग 113 करोड़ डोज की जरूरत होगी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक जितनी जल्दी हम हर्ड इम्यूनिटी यानी कि सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त कर लेंगे, उतनी ही जल्दी हम फिर से आर्थिक रिकवरी को गति दे सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने मई की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में 86.5 करोड़
लोग या 63.1% आबादी 18 वर्ष से अधिक उम्र की है। हार्ड इम्यूनिटी के लिए इनमें से 80% लोगों को वैक्सीन लगाना होगा। इस हिसाब से 70 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज देने की जरूरत है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब तक 19.2 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, तो 4.7 करोड़ लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। इस लिहाज से 70 करोड़ लोगों के इस साल सितंबर तक पूर्ण रूप से टीकाकरण के लिए 113 करोड़ डोज की जरूरत है। देखिए, जो वैक्सीन है वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इसलिए आप टीकाकरण जरूर। अब आते हैं हम एडिटोरियल पेज पर। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं और पहला आर्टिकल है शरारत भरे अभियान का अंत। देखिए, यहाँ पर पूरा फोकस जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के लोगों के हित में है। वहाँ पर गुंडा राज को खत्म किया जा रहा है, कृषि में सुधार किया जा रहा है, जो जमीनें कह सकते हैं बाहुबलियों द्वारा हड़पी गई हैं उन्हें वापस सरकार ले रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। अगर दंगाई दंगे करते हैं तो उसकी भरपाई भी वहाँ के दंगाई ही जो अपराधी होते हैं उनके द्वारा की जा रही है। तो ये सब बातें जो हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और मुख्यमंत्रियों से अलग करती है। अब इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते हैं, तो उसी पर ये आर्टिकल लिखा गया है कि अब उन्हें कैसा मुख्यमंत्री चाहिए। जब एक मुख्यमंत्री ऐसा है जो परिवारवाद के खिलाफ रहता है और सभी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चल रहा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो कट्टर हिंदूवादी की है, लेकिन फिर भी वो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं। कई योजनाएं लागू की गई हैं और तब भी उनके जो आलोचक हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि उन्हें हटाया जाए, नहीं तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं। तो चलिए अब इस आर्टिकल को देख लेते हैं कि वैसे अक्सर यह होता नहीं है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी सफलता ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी यही हो रहा है। उनकी जगह कोई भी होता तो यही सोचेगा कि आखिर मैंने गलत क्या किया है। क्या प्रदेश से माफिया राज को खत्म करना और उसके आर्थिक तंत्र को तबाह करना गलत है? क्या सरकारी पट्टे ठेके में पारदर्शिता लाना भूल है? क्या मंत्रियों को भ्रष्टाचार और विधायकों को ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चलाने की रवायत को रोकना अपराध है? क्या ईमानदार होना, परिवारवाद से मुक्त होना, विचारधारा के प्रति समर्पण, अपने सिद्धांतों में से समझौता ना करना, क्या ये सब अयोग्यता है? अगर ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोच रहे हैं। पिछले 4 सालों में उत्तर प्रदेश में जितना निवेश आया है, जितना आने के लिए आगे तैयार है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। याद रखिए, ये सब देश की सबसे ज्यादा राजनीति से ग्रस्त नौकरशाही के बावजूद किया गया है। 3 दशकों में नेता माफिया नौकरशाही से गठजोड़ का रावण राज उत्तर प्रदेश में फल फूल रहा था। सरकार और मुख्यमंत्री माफिया के खिलाफ खड़े होने वाले पुलिस अधिकारी नहीं, माफिया का साथ देते थे। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को वहां से निकाल कर ले आए हैं। किसी ने ठीक ही कहा था कि अच्छा आदमी बुरे आदमी के लिए बहुत अपमानजनक होता है, वे उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। जिन लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया वे अच्छी तरह थे और जानते हैं कि योगी ठहरे हुए पानी में फेंके गए भारी पत्थर की तरह हैं, जो यथास्थिति को तोड़ने की क्षमता रखते हैं। अब जैसे जाहिर सी बात है कि जो आपने अगर न्यूज़ चैनल देखते होंगे, न्यूज़पेपर आप पहले पढ़ते होंगे, तो विकास दुबे जो एक क्रिमिनल था, उसने जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए गई तो उसने कितने 23 से 24 पुलिस वालों पर फायरिंग करके उन्हें मार दिया। और भी पुलिस वाले इसमें मारे गए थे जो उस समय घायल हुए थे। तो ये एक सीधी तौर पर मुठभेड़ थी जिसमें विकास दुबे ने पुलिस वालों को मारा। मुख्यमंत्री ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए फरमान जारी किया कि विकास दुबे को जिंदा पकड़ा जाए और महज 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर उन्होंने उस माफिया को खत्म किया। ऐसे ही कई माफिया एनकाउंटर में मारे गए हैं। तो एक सामाजिक जो शुद्धता की जा रही है योगी आदित्यनाथ द्वारा, पुलिस विभाग में जो क्रियान्वयन किया जा रहा है, पारदर्शिता लाई जा रही है। सरकारी जो ठेके मिलते थे उनमें पारदर्शिता लाई जा रही है। गेहूं, धान, इन सब की खरीद में जो पारदर्शिता लाई जा रही है, बिचौलियों को हटाया जा रहा है, निर्माण कार्य काफी तेजी से हो रहे हैं। इन सब से लोगों को दिक्कत हो रही है। देश में आजकल मुद्दों पर लोगों में आक्रोश पैदा होता नहीं, पैदा किया जाता है। किस मुद्दे पर आक्रोश होगा और किस पर राष्ट्रीय विमर्श खड़ा किया जाएगा,
यह इससे तय नहीं होता कि मामला कितना गंभीर है, वह इससे तय होता है कि घटना दुर्घटना कहाँ हुई है। यदि भाजपा शासित राज्य में ऐसा कुछ हो रहा है तो वह राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी बन जाता है। कोरोना की दूसरी लहर में खुद संक्रमित होने के बाद आइसोलेशन से बाहर आते ही योगी आदित्यनाथ सूबे के हर जिले में कस्बे और गांव तक पहुंच रहे हैं, जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने नहीं किया। यहां तक कि विपक्षी दल के नेता भी घर और नहीं आ पा रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए बैठकें की गई, फैसला भी हो गया, लेकिन झूठ के पांव तो होते नहीं हैं, तो वह सब मुंह के बल गिर गए पड़े और धूल झाड़ कर फिर से खड़े हो गए कि अरे ठीक है, आगे फिर से देखा जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि योगी जो है इस समय भाजपा की मजबूरी बन गए हैं, क्योंकि अंदरूनी जो कलह है वो तो योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहती है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो योगी आदित्यनाथ के पक्ष में हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि अर्थव्यवस्था का सहारा बनी कृषि। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें आपको बहुत पॉइंट मिलेंगे जानने के लिए। हाल में केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वित्त वर्ष 2020-21 के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जीडीपी में 7.3% की गिरावट आई है, लेकिन कृषि अर्थव्यवस्था का एकमात्र ऐसा सेक्टर रहा जिसने पहली तिमाही से चौथी तिमाही तक लगातार विकास दर बढ़ने की प्रवृत्ति बताई है। कोरोना की दूसरी घातक लहर से निर्मित हुई आर्थिक और औद्योगिक चुनौतियों के बीच देश के कृषि क्षेत्र में सुकून भरे 3 चमकीले आधार दिखाई दे रहे हैं। एक, फसल वर्ष 2020-21 से संबंधित तीसरे अग्रिम अनुमान में खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। दूसरा, खाद्यान्न तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात बढ़ गए हैं। और तीसरा, वर्ष 2021 में भारत में मानसून के अच्छे रहने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तो जीडीपी जो गिरावट दर इसमें आई है 7.3% की। तो जीडीपी क्या होता है, सबसे बहुत लोग को नहीं पता होगा, तो वो जान लीजिए कि जीडीपी जो है वो उसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। यानी हर तिमाही में जीडीपी का आकलन किया जाता है। हर साल यह सालाना जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी किए जाते हैं, यानी कि जीडीपी जो है वो उसका जो डाटा तैयार किया जाता है वो हर 3 महीने पे किया जाता है और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है सालाना। जीडीपी को जो प्रदर्शित किया जाता है वो वाई से प्रदर्शित किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम 2021 की बात करें तो अमेरिका की जो कंपनी है मूडीज एनालिटिक्स, उन्होंने जो भारत की जीडीपी वृद्धि दर है वो 12% रहने का अनुमान लगाया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चालू फसल वर्ष 2020-21 के लिए मुख्य फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कोरोना की आपदा के बावजूद देश में खाद्यान्न की कुल पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचते हुए 30.54 करोड़ टन अनुमानित है। और इस बार की अनुमानित खाद्यान्न पैदावार पिछले वर्ष की कुल पैदावार का 29.75 करोड़ टन है, यानी कि 7.4 लाख टन अधिक है। यह महत्वपूर्ण है कि पिछले वर्ष जब दुनिया के कई खाद्य निर्यातक देश कोरोना संकट के कारण खाद्य पदार्थों का निर्यात करने में पिछड़ गए थे, तब भारत ने विश्व खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में कमी को रोकने का लक्ष्य रखते हुए खाद्य उत्पादों का निर्यात बढ़ा दिया था। पिछले वित्त वर्ष के अप्रैल से फरवरी के 11 महीने के दौरान देश में 2.74 लाख करोड़ रुपए के कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया था। एक बार फिर अच्छे मानसून की संभावना के कारण आगामी फसल में भी अधिक खाद्यान्न उत्पादन होने की संभावना दिखाई दे रही है। कोरोना के कारण आर्थिक मुश्किलों और गिरती विकास दर के बीच कृषि क्षेत्र संजीवनी की तरह उपयोग दिखाई दे रही है। कोविड की पहली लहर की चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था में कृषि एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा है जिसने वृद्धि की है, जहां कृषि के क्षेत्र में भरपूर खाद्यान्न भंडारण से देश के लोगों को भोजन की चिंता से बचाया है। महामारी के दौरान जहां देश की जीडीपी में बड़ी गिरावट आई है, वहीं कृषि के विकास में करीब 3.4% की वृद्धि होने से जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 17.8% से बढ़कर 19.9% के स्तर पर पहुंचती दिखाई दे सकती है। पिछले दिनों केंद्र सरकार
आधारित प्रोत्साहन यानी कि पीएलआई योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए स्वीकृत किए 10,900 करोड़ रुपए के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। सबसे पहले आपको पीएलआई यानी कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई के बारे में पता होना चाहिए। पीएलआई योजना जो है वो 11 नवंबर 2020 को शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए 10 प्रमुख क्षेत्रों पर खर्च किए जाएंगे। पीएलआई योजना 2021 के माध्यम से घरेलू निर्माण की बढ़ोतरी होगी तथा आयात पर निर्भरता कम होगी और निर्यात बढ़ेगा। यानी कि निर्यात पर निर्भरता कम होगी, यानी दूसरे देशों से निर्यात कम किया जाएगा और भारत जो है इसको निर्यात ज़्यादा करेगा। पीएलआई योजना के महत्व से नागरिकों को रोजगार की प्राप्ति होगी। मतलब इसका महत्व क्या है पीएलआई योजना का, तो उससे जो है भारत के नागरिकों को रोजगार की प्राप्ति होगी और उत्पादन के क्षेत्र में विकास होने से लोग अपनी ज़रूरतों की पूर्ति सरलता से कर पाएंगे। अब अगर हम देश हित में इस पीएलआई की बात करें तो देश को पीएलआई योजना से बहुत से लाभ प्राप्त होंगे। घरेलू उत्पादन बढ़ने से अधिक निर्यात किया जाएगा और आयात में कमी आएगी, जिससे किसी देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। देश में जहां खाद्यान्न उत्पादन तेजी से बढ़ने में एमएसपी और विभिन्न कृषि विकास अहम भूमिका है, वहीं कृषि निर्यात बढ़ने के भी कई कारण उभर कर दिखाई देते हैं। अब एमएसपी क्या होता है जो हर साल सरकार चेंज करती है, तो एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि सरकार की तरफ से किसानों की अनाज वाली कुछ फसलों के दाम की गारंटी होती है कि इससे नीचे ये नहीं खरीदा जाएगा। राशन सिस्टम के तहत जरूरतमंद लोगों को अनाज मुहैया कराने के लिए इस एमएसपी पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है। जैसे कल ही खरीफ की जो फसल है वो 1950 रुपये एमएसपी उसकी निर्धारित की गई है, यानी उससे नीचे कोई नहीं, मतलब सरकार उससे नीचे नहीं खरीदेगी। 1950 से ऊपर खरीद सकता है कोई भी। एमएसपी प्रणाली लागू कब से हुई है? 1966 में पहली बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस गेहूं और चावल के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए गए थे। एमएसपी तय करने के लिए कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया था, जिसका नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP कर दिया गया था। 1966 में शुरू हुई यह परंपरा आज भी चली आ रही है। आज भी CACP के सुझाव पर ही हर साल 23 फसलों की एमएसपी तय की जाती है, जैसा कि कल खरीफ फसल की गई है। चालू वित्त वर्ष में कृषि उत्पादन के ऊंचाई पर पहुंचने की संभावनाओं के बीच कृषि निर्यात को भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए विभिन्न कृषि निर्यात अवरोध दूर किए जाने होंगे। इसके लिए संबंधित देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से वार्ता तेजी से आगे बढ़ानी होगी। अब कृषि निर्यात के हितों के अनुरूप मानकों में उपयुक्त बदलाव भी करना होगा ताकि कृषि निर्यातकों को कार्यशील पूंजी आसानी से प्राप्त हो सके। सरकार को अन्य देशों की मुद्रा के उतार चढ़ाव, सीमा शुल्क की मुश्किलों जैसे कई मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा। देखिए, तीसरा आर्टिकल जो है वो कांग्रेस के जितिन प्रसाद पर है। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लिया है। ये आर्टिकल हमारे काम का नहीं है। तो ये आज का यानी कि 10 जून 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।